हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा फिटर थ्योरी की क्लास लेकर आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में जैसा कि हमने पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऑड लेग कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, डिवाइडर, स्केल और हथौड़े के बारे में पढ़ा थे, हथौड़े का कैसे इस्तेमाल होता है। तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो किस प्रकार के उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम वी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि वी ब्लॉक क्या होता है। वी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि वी ब्लॉक क्या होता है, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, और BIS मानक के अनुसार वी ब्लॉक कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो इसकी सबसे बेसिक चीज़ें जो कंस्ट्रक्शनल फीचर है, जैसा कि बनावट के आधार पर इसको बनाया गया है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। ठीक है। तो वी ब्लॉक मशीनों पर काम को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण है। इसमें क्या होता है, जो वी ब्लॉक होता है, जैसे कि वी ब्लॉक मतलब जिसका आकार वी जैसा हो। ये देखिए वी जैसा आकार है बीच में, तो इसी को हम बोलते हैं वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो सर्कुलर कोई गोल जॉब है, गोल जॉब को इसमें रखकर टाइट कर लिया जाता है, और टाइट करने के बाद जैसे कोई गोल जॉब है, इसको इसमें रख लिया जाएगा और टाइट कर लिया जाएगा, और टाइट करने के बाद इस पर हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें जो वी ब्लॉक होता है, इसके जो बीच का कोण होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है। और इसमें देखिए, इसको बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को फेस टॉप, इसको बोलते हैं फ्लैंक। फेस टॉप, फ्लैंक, ये हो गया आपका फ्लैंक, ये वाला हिस्सा। और उसके बाद ये जो हिस्सा बना होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रूव। ग्रूव बने हुए हैं, ये ग्रूव बना हुआ है। ठीक है। और ये होता है साइड प्लेट, साइड फेस, इसको बोलते हैं साइड फेस। तो ये इसकी बारे में जानकारी होगी कि ये दिखता कैसा है और उसके पार्ट्स के नाम क्या क्या है। ठीक है। अब उपयोग के आधार पे क्या होता है, वी ब्लॉक BIS के अनुसार क्या होता है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। सिंगल लेवल और सिंगल ग्रूव मतलब, सिंगल लेवल मतलब क्या होता है, सिंगल लेवल का मतलब यहाँ पर है, सिंगल लेवल से मतलब है कि मतलब ये जो वी ब्लॉक बना हुआ है, ये केवल एक ही तरफ होगा। अगर ये डबल लेवल होता तो ये इस साइड भी बना होता, ऐसे एक साइड ऐसे भी बना होता, तो ये दूसरी साइड भी बना होता, इस साइड से भी। लेकिन केवल ये एक ही साइड से बना है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल लेवल। और सिंगल ग्रूव, जैसा मैंने बताया ये ग्रूव है, तो इसमें एक ग्रूव बना है इसलिए सिंगल है, इसमें डबल ग्रूव बने हैं इसलिए ये डबल है। तो कैसे समझ में आया आपको, सिंगल लेवल जिसमें वी जो है वी शेप एक ही साइड बना हो उसे बोलते हैं सिंगल लेवल। और ग्रुप की संख्या होती है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप्स, डबल ग्रुप्स, उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है। इस प्रकार से सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप और सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ये डबल ग्रुप्स वाले हैं और ये सिंगल ग्रुप वाले हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अब वैसे मैंने आपको बताया था डबल लेवल मतलब इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है, दोनों साइड से। और ग्रूव कितने बने हैं, एक। इस साइड में एक ही ग्रुप बना है ना, अगर डबल होता तो डबल होता। इसका क्या नाम है, डबल लेवल मतलब दोनों साइड से, और सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक इसको बोलेंगे। फिगर 4 में देखिए कौन सा ब्लॉक है, ये पहचान कर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा किस टाइप का वी ब्लॉक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्या बना है, दो, एक इस साइड से बना है, एक इस साइड से बना है, तो क्या हो गया, डबल लेवल, डबल लेवल। और क्या, सिंगल ग्रूव, ग्रूव कितने बने, एक बना है, तो क्या हो गया, सिंगल ग्रूव। ये दोनों सेम ही है, सुमेलित जोड़ी वी ब्लॉक। अब देखिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब यही सबसे मेन चित्र है, इस पर आप फिगर 5 पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए वी ब्लॉक आपको एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको। और ये जो गोल वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखेंगे वी ब्लॉक पर रख दिया गया है। ये जो ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा है ये वी, और वी पे ये ऐसे है। अगर फ्रंट से इधर से देखेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा वी ब्लॉक। तो ऐसा है ये, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसको क्या किया गया, क्लैंप से, ये इसको बोलते हैं यू क्लैंप, यू क्लैंप। यू क्लैंप से क्या किया है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि जॉब आपका लंबा है तो दो वी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इसने क्या किया, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, और ऊपर से इसको टाइट कर दिया, टाइट कर दिया। अब क्या है इसमें, जो आपका जॉब है, जॉब मतलब इसको, जो जॉब है वो पूरी तरीके से एकदम टाइट है और स्थिर है। अब इस पे आप कोई भी मशीनिंग प्रोसेस, कोई भी मार्किंग, कोई भी मेजरमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जब भी आप इसमें कोई मार्किंग या मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। अब इस पे क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एकदम फिक्स हो गया है। तो इससे क्या होगा, दक्षता आएगी, मतलब आप जो भी जांच माप लेंगे उसमें सूक्ष्मता रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी। वी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बता दिया ना, सिंगल लेवल डबल लेवल समझ में आ गया आपको। सिंगल लेवल मतलब अगर ये वी एक तरफ बना हो, डबल लेवल मतलब दोनों तरफ बना हो। ग्रुप मतलब जो साइड वाले ग्रुप बने, जिसकी संख्या जितनी रहेगी, एक है तो सिंगल ग्रुप, दो है तो डबल ग्रुप। ग्रेड ए बी ब्लॉक, अब ग्रेड के अनुसार भी बी ब्लॉक अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्रेड बी बी ब्लॉक, ए ब्लॉक क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब बहुत ही शुद्धतम रूप में बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 100 mm तक होती है। ये हाई गुणवत्ता वाले स्टील से, जो अच्छी क्वालिटी के स्टील होते हैं उससे ये बनाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनाया जाता है। जनरली ये उपयोग में बहुत कम लाया जाता है। जो ग्रेड बी वाले बी ब्लॉक होते हैं वो ऑपरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये बी ब्लॉक ए ग्रेड वाले ब्लॉकों की तरह सटीक नहीं है, सटीक नहीं होते। इन ब्लॉकों का उपयोग सामान्य मशीन शॉप के काम के लिए किया जाता है, मशीन शॉप में। ये ब्लॉक 300 mm की लंबाई, जो 300 mm तक की लंबाई के होते हैं, ये भी ब्लॉक बारीकी व दानेदार कच्चे लोहे की बनी होती है। कच्चे लोहे से बनाया जाता है, जो दानेदार कच्चा लोहा होता है, ये उससे बनाकर इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। वी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग डिवाइस, जैसा कि अभी आपने ऊपर वाले चित्र में देखा, यहाँ पे ये यू क्लैंपिंग डिवाइस है ना, उसी के बारे में बात कर रही है। वी ब्लॉकों पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। फिगर नंबर 6, ये देखिए फिगर नंबर 6 में देखिए, ये यू क्लैंप है, यू टाइप की शेप दिख रही है ना आपको, ये से यू टाइप की शेप, उल्टा यू, ठीक है। तो देख ही रहे आप कि पहले नीचे जो जॉब है वो आपका इसमें सेट हो गया है वी ब्लॉक में, फिर ऊपर से क्या किया जा रहा है, इसको टाइट कर दिया जा रहा है, तो जॉब क्या एकदम फिक्स हो जाएगा यू क्लैंप की मदद से। अब देखिए क्या लिखा है, और भी पढ़ लेते हैं। वी ब्लॉक को नाममात्र आकार, लंबाई और वर्कपीस के न्यूनतम और अधिकतम व्यास को क्लेम किया जा सकता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम व्यास होता है जो जॉब का, उसके आधार पर इसे टाइट किया जाता है। ग्रेड और संबंधित
BIS की संख्या द्वारा नामित किया गया है मानक। जिसका मानक है वो ग्रेड और BIS के द्वारा निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक 50 mm लंबा नाममात्र आकार वी ब्लॉक जो 5 से 40 मिलीमीटर व्यास और ग्रेड ए के बीच वर्कपीस को क्लैंप करने में सक्षम है को नामित किया जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा वी ब्लॉक है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब समझते हैं आप, अगर जैसे ये कोई वी ब्लॉक है, इसकी ये जो लंबाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 50 mm है तो वी ब्लॉक तो 5 से 40 mm व्यास, जो भी ऐसा कोई ऐसा शेप है व्यास का, डायमीटर का, कहाँ से लेके 5 से 40 mm तक, 5 से 40 mm व्यास को क्लैंप करने में सक्षम होता है। इसको दिखाया कैसे जाता है? BIS स्टैंडर्ड के अनुसार अगर आपको बताया जाएगा तो वी ब्लॉक 50/5 40A, जैसे 5 mm है, मतलब एक 50 mm लंबा है, मिनिमम 5 mm है और 40 mm मैक्सिमम है, को नाप सकता है। IS 2949, ये इसका कोई कोड हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब एक सीरियल नंबर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको 2949 दिया गया है। एक सुमेलित जोड़ी, मतलब सुमेलित मतलब जब दो वी ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं एक के साथ एक लंबे जॉब के लिए, जब दो वी ब्लॉक, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस फिगर नंबर 5 में दो इस्तेमाल किए गए हैं लंबे जॉब के लिए, उसी केस के लिए कह रहा है ये। तब वी ब्लॉक M 50, उसकी लंबाई जो है 5 मिनिमम साइज, 40-40 बड़ा साइज, 2949A इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लैंप की आपूर्ति के लिए वी ब्लॉक के पदनाम होगा क्लैंप 50/5 40A के साथ वी ब्लॉक IS 2949। जैसे आप अगर वी ब्लॉक खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे खरीदना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे क्लैंप 50/5 40A के साथ वी ब्लॉक IS 2949 चाहिए। तब आपको ऐसा वी ब्लॉक मिलेगा जिसकी लंबाई 50 mm होगी और वो 5 से लेकर 40 mm तक के डाया को नाप सकता है। समझ में आ गया? ये एक मानक डिसाइड किया गया है कि इसको बनाया कैसे जाता है और मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो उसको कैसे मांगना है, आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। उपयोग करने से पहले और बाद में साफ कर लें। वी ब्लॉक को जब भी आप यूज करें तो उस पर डस्ट पार्टिकल ये सब जमे होते हैं, तो उपयोग करने से पहले साफ कर लें और जब यूज कर लें तो उसको साफ करके वापस उसी स्थान पे हमें वापस रख देना चाहिए। नौकरी की आवश्यकता अनुसार वी ब्लॉक का सही आकार चुनें। नौकरी मतलब यहाँ पर नौकरी नहीं है, मतलब जो जॉब है, जो पार्ट है जिसको आप चेक कर रहे हैं, जो आपका जॉब का पार्ट है उसके बारे में बात हो रही है। जो जॉब है, जिस जो लोहे का पार्ट है उसके बारे में बात हो रही है। तो वी ब्लॉक में सही आकार चुनें। जैसे आपका अगर पता है कि ये 50 से 40 mm के बीच का पार्ट है तो आप कौन सा 2949 50/5 40A 2949 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इस्तेमाल के बाद तेल लगाएं। ये क्या होता है कि ये लौह इस्पात का बनाया जाता है जो आपका वी ब्लॉक होता है, तो इसमें जब भी आप यूज कर लें तो उसके ऊपर हल्की सी तेल की एक लेप परत चढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगता और इसकी जो एक्यूरेसी है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस्तेमाल के बाद तेल लगा कर इसे वापस रख देना चाहिए। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं मार्किंग के बारे में। हमने अब यहाँ पर पढ़ लिया है कि वी ब्लॉक क्या होता है, और वी ब्लॉक के बाद हम पढ़ेंगे मार्किंग के बारे में। वी ब्लॉक एक सपोर्टिंग टूल होता है, जब हम मार्किंग करते हैं तो उस दौरान उसका उपयोग किया जाता है। अब मार्किंग क्या होता है और कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मार्किंग ऑफ एंड मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक है, कि मार्किंग क्यों आवश्यक है, ठीक है, और इस पर हम निशान क्यों बनाते हैं, तो इसी के बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं सभी चीज़ों के बारे में, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका रख रखाव कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, चिन्हित करना।
ऑपरेशन के स्थानों को इंगित करने के लिए मार्किंग ऑफ या लेआउट किया जाता है। रफ मशीनिंग या फाइलिंग के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन के दौरान जब भी जैसे हम कोई जॉब बना लिए हैं, ये जॉब है, जब तक इस पर हम कोई आकृति या लाइन नहीं खींचेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जॉब पे हमें क्या करना है, कि हमें ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, इस हिस्से को काट के निकालना है, इस हिस्से को काट के निकालना है और इसके बीच में होल करना है। तो जब मार्किंग रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो मार्किंग क्या करती है कि ऑपरेशन हुए स्थानों को इंगित करती है। जिस जिस जगह पे हमें ऑपरेशन करना है, कोई काम करना है, तो बताता है कि आपको कहाँ पर काम करना है और काम करते समय आपको मार्गदर्शन देता है। जैसे लाइनें बनी रहेंगी तो आप जब भी कोई कटिंग कार्य करेंगे तो यहाँ तक जाते जाते आपको पता रहेगा, नहीं अब मुझे इसके आगे नहीं कट करना है क्योंकि ये लाइन बनी हुई है, यहीं तक काट के इसे मुझे बाहर निकाल देना है। तो मार्किंग का यही काम होता है कि जैसी मार्किंग दी हुई है उस मार्किंग के अनुसार उस जॉब को हमें बनाना है। ठीक है, उसमें दिया गवाह के निशान। गवाह के निशान का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जो जॉब होता है उसमें मार्किंग करते हैं ना, तो मार्किंग ये कभी कभी मिट जाती है रख रखाव से या हैंडलिंग करने से, इधर उधर उठाकर रखने से ये मार्किंग क्या है, मिट जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पंच वाले पार्ट में बताया था कि जो पंच होता है, पंच से क्या किया जाता है, यहाँ पर डॉट मार दिया जाता है, इस टाइप से डॉट कर लगा दिया जाता है, ताकि इनकेस अगर ये मार्किंग मिट भी जाए तो ये पंच के डॉट से हमें पता चलता रहे कि लाइन किधर की तरफ है और दोबारा हम वो लाइन खींच लें और उस डॉट के अनुसार जो आपको दोबारा बना दे। डॉट का क्या मतलब, मार्किंग को पक्का करना, मार्किंग को पक्का करना। पक्का करना वही होता है गवाह के निशान। इसमें थोड़ा हिंदी अलग टाइप से लिखी हुई है। तो गवाह के निशान मतलब मार्किंग को पक्का करना कि अगर हमारा जॉब बनाते समय कोई लाइन जो मिट जाए तो वो जो डॉट पंच से हम चोट मारते हैं ना हथौड़े और पंच से, तो वो हमेशा परमानेंट बन जाती है, तो वो मिटती नहीं है। तो उसके सहायता से हम दोबारा उस जॉब को लाइन को खींच लेते हैं। इसी को बोलते हैं धातु के निशान। ठीक है, अब उसके बाद होता है वर्किंग टेबल। मार्किंग टेबल, ये टेबल जो होता है जिसपे हम रख कर पीस को मार्क करते हैं। जो टेबल होता है बहुत ही हाई परिष्कृत, जो ये जो समतलता होती है ना, ये जो टेबल में एकदम समतल होता है, सुपर फिनिश। उसमें एकदम एरर जो होता है 0.02 के बराबर होता है लगभग, मतलब 0.02 mm, 0.02 mm के आसपास इसमें शुद्धता होती है, मतलब एकदम समतल होता है। ताकि जब भी आप कोई जॉब चेक करें, जैसे कि इससे देखिए ये मार्किंग का काम कर रहा है, अगर ये नीचे उबड़ खाबड़ होता है ये सरफेस, तो क्या ये लाइन सीधी बन पाती, नहीं बनती। तो जब तक ये सरफेस एकदम सीधी नहीं होगी ये कभी भी मार्किंग सही से नहीं होगी। तो मार्किंग को प्रॉपर शुद्धतम रूप प्राप्त करने के लिए, मार्किंग का शुद्धतम रूप प्राप्त करने के लिए हमें वर्किंग टेबल, उसको बोलते हैं सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, ये नीचे नहीं लिखा है क्योंकि इसमें अजीब भाषा में लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये कास्ट आयरन, कास्ट आयरन मतलब होता है ढलवा लोहा, और ग्रेनाइट, इसी दो मटेरियल के बनाए जाते हैं, या तो ग्रेनाइट का बना होगा या फिर कास्ट आयरन का बना होगा। और बहुत ही हाई परिष्कृत सतह होती है, मतलब सुपर फिनिश्ड सरफेस, जिस पर रखकर हम जॉब की मार्किंग करते हैं। तो समझ गए आप लोग। बाकी प्रैक्टिकल जब आप करेंगे इन चीज़ों का तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद देखभाल और रख रखाव। अंकन तालिका बहुत सटीक उपकरण है, इसे क्षति और जंग से बचाना चाहिए। अंकन तालिका मतलब यही सरफेस प्लेट की बात कर रहा है। ये जो आपका सरफेस प्लेट है ना, ये पूरा ये सरफेस प्लेट है, इस ये बहुत ही सटीक उपकरण है, मतलब मैंने क्या बताया, बहुत एक्यूरेसी में बना होता है। तो इससे क्षति और जंग से बचा कर रखना चाहिए। अगर क्षति और जंग रहेगी तो क्या होगा, एरर आएगा। कोई भी नाप लेंगे तो नाप सही नहीं आएगी। इस पर कोई प्रोडक्ट आप रख दिए और मार्किंग करेंगे तो लाइन सीधी नहीं खींचेगी अगर कोई दिक्कत हो गई तो। इसीलिए इसको हमें क्षति से बचाना चाहिए। उपयोग के बाद मुलायम कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। उपयोग कर लिया तो इसको किसी
मतलब किसी लोहे से या किसी स्क्रबर से नहीं, बल्कि एक साफ मुलायम कॉटन कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगर ये लोहे की बनी है, ग्रेनाइट की नहीं है, तो इस पर हल्का सा तेल लगाकर इस पे लेपिंग कर देनी चाहिए, ताकि इस पे कोई जंग ना लगे। जंग लगेगा तो क्या होगा, नापते समय आपको एरर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यही आपका जो है कि कैसे हमें मार्किंग की जाती है, और मार्किंग किस टेबल पे की जाती है उसे बोलते हैं सरफेस प्लेट। वो सरफेस प्लेट किसका बना होता है, ढलवा लोहे का, कास्ट आयरन का और ग्रेनाइट का। दो मटेरियल से हमारी सरफेस प्लेट बनाई जाती है। अब मार्किंग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होती है? बेंच वाइज का फिटिंग शॉप में, जो आप फिटर के स्टूडेंट हैं तो फिटिंग लैब इसमें कार्य करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी का होता है, बेंच वाइज का। बेंच वाइज क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस मतलब पकड़ने का यंत्र, किसी जाप को पकड़ के रखता है, इसको बोलते हैं बेंच वाइज। इसके में हम क्या उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, इसके उपयोग बताएंगे, और इसकी देखभाल कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। वाइस का उपयोग वर्कपीस को रखने के लिए किया जाता है। वे विभिन्न प्रकार में उपलब्ध होते हैं। बेंच वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाइस बेंच वाइस इंजीनियरिंग वाइस भी कहा जाता है। देखिए जैसा चित्र में आप देख रहे हैं ना, फिगर नंबर 1 में, ये बेंच वाइस है, इसको इंजीनियरिंग वाइस भी कहा जाता है। इनका उपयोग, इसमें क्या होता है बेंच वाइस में, ये कास्ट आयरन का बना होता है बेंच वाइस। इस पे देखिए लिखा है कास्ट आयरन, मतलब ढलवा लो, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। और कास्ट आयरन मतलब होता है ढलवा लोहा, ढलवा स्टील। ढलवा मतलब पिघला कर कोई चीज ढाल देना, उसी को बोलते हैं ढलवा। पिघलाना कोई चीज को, किसी मटेरियल को पिघला के निश्चित आकृति में ढाल देना, उसी को बोलते हैं ढलवा। इसका उपयोग फाइलिंग, कोई हम फाइलिंग का कर रहे हैं और या आरा कर रहे हैं, मतलब कटाई कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिगर नंबर 1 में देखिए, जैसे कोई जॉब है, उसको इस फाइल के हिसाब से, ये फाइल देख रहे हैं ना आप, इससे घिसा जा रहा है। ये देखिए हेक्सा है, हेक्सा से काटा जा रहा है। मतलब क्या है, जो बेंच वाइज का काम क्या है, किसी जॉब को पकड़ के रखना, पकड़ के रखता है, ताकि जब आप काटते हैं या घिसाई करते हैं तो जॉब बिल्कुल हिलता नहीं है, अपनी जगह पर टिका रहता है। अब इसका आकार कैसे डिसाइड करते हैं? इसका आकार इसके जबड़े की मोटाई से, जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ाई दिख रही है, इसी के हिसाब से बताया जाता है कि वाइस की साइज क्या है। जैसे 150 mm समांतर, मतलब क्या है, ये 150 mm है और ये भी 150 mm है, समांतर है इसके, एक दूसरे के, ये इसका साइज है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं, पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट में देखिए, इसमें क्या होता है, एक फिक्स जॉ होता है, इसे बोलते हैं फिक्स जा, इसे बोलते हैं मूवेबल जा। जब भी आप इसको घुमाएंगे गोल गोल ना, तो ये पीछे की तरफ आएगा, ये पीछे की तरफ आएगा, यही हिस्सा आगे आगे और पीछे की तरफ। जब टाइट करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा, और खोलेंगे तो पीछे की तरफ आएगा। तो जो भी साइज हमें चाहिए होती है उसके हिसाब से जाकर उसको टाइट कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं हार्ड जॉ। इस जॉ के बीच में आपका जॉब क्या है, फंसाया जाता है, टाइट कर दिया जाता है फंसा के। ठीक है, बाकी ये बोर्ड से टाइट किया हुआ रहता है। ये हैंडल है, इसी हैंडल से आप इसको टाइट करते हैं। ये आपको हैंडल दिख रहा होगा, ये हैंडल दिख रहा है ना, ये हैंडल है, इसी से आप इसको गोल गोल घुमा के टाइट करते हैं। तो इसी के माध्यम से आप कोई भी जॉब टाइट करते हैं, और उस पर फिर फाइलिंग प्रक्रिया, हेक्साइंग, जो भी आपको करनी होती है आप करते हैं। वाइस में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स जॉ, स्थिर जबड़ा, मूवेबल जॉ, जंगम जबड़ा, जो आगे पीछे मूव करता है, कठोर जबड़ा जिसमें जॉब को हम फंसाते हैं, धुरी, स्पिंडल और संभाल, मतलब जो हैंडल है। इसके बाद बॉक्स नट, स्प्रिंग एक वाइस के हिस्से हैं। बॉक्स नट मतलब ये जो लगा हुआ है ना,
इसी को बोलते हैं बॉक्स नट, और स्प्रिंग इसके अंदर लगा होता है। स्प्रिंग जो इसके अंदर, जब इसका आपको खोलेंगे तब ये ऐसा स्प्रिंग आपको दिखाई देगा, बॉक्स नट और स्प्रिंग। अब ये देखिए फिगर नंबर 3 क्या है। फिगर नंबर 3, जैसा मैंने आपको एक बार बताया था कि कोई जो हार्ड मटेरियल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल से अगर टकराएगा तो क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल को नुकसान पहुंचाएगा, उसमें कोई दाग धब्बा डेंट लगा देगा। तो उसी तरह क्या होता है, जब भी हम, ये जो जॉ दिख रही है ना आपको, ये वाली जॉ, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। जब भी इसके बीच हम कोई जॉब को टाइट करेंगे तो क्या होता है, उसका जो प्रतिबिंब है उस पर जाके छप जाता है इस लोहे का, जो उसमें दानेदार बने होते हैं खांचे, हल्के हल्के बारीक, वो जाके उसका निशान उस लोहे पे आके छप जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जॉब को एक हल्के नरम धातु में इसको लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद फिर इसको हम लोग इस जबड़े में फंसाते हैं, इस जबड़े में फंसाते हैं, ताकि जबड़े का जो निशान है वो जॉब पे ना पड़े। समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको, कि ये जो प्लेटें होती है ना, वाइस क्लैम्प सॉफ्ट जा, फिगर नंबर 3, एक समाप्त कार्य को जब हम फिनिश करते हैं, आखिरी एकदम जब उसे चमकाते हैं ना फाइल से, तो उसकी जबड़े के ऊपर एक एल्युमिनियम से बने नरम जबड़े पर का उपयोग करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का पार्ट है, उसके बीच में अपने जॉब को रख लेंगे, इसमें या इसके बीच में जॉब को रख लेंगे, फिर उसको हम जबड़े में फंसाएंगे बेंच वाइज के। इससे क्या होगा, जो जबड़े का निशान है वो जॉब पे नहीं पड़ेगा, और जॉब क्या है हमारा अच्छा बनेगा, साफ सुथरा और फिनिश बनेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो बेंच वाइज की जो हाइट होती है, ये अक्सर सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें दिया नहीं हुआ है, वो जमीन से 105 सेंटीमीटर होता है स्टैंडर्ड हाइट। ये एक मानक दिया गया है, जो स्टैंडर्ड हाइट होती है जमीन से, टेबल टेबल की जो हाइट होती है वो 105 सेंटीमीटर होती है बेंच वाइज की। 200 देखभाल और रखरखाव। अब बेंच वाइज की देखभाल कैसे करते हैं, प्रत्येक उपयोग के बाद कपड़े से वाइस को पोंछकर सभी थ्रेडेड और मूविंग पार्ट को साफ रखें। जो भी पार्ट में आपका जो थ्रेड बना हुआ है, चूड़ियाँ बनी हुई हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसमें कोई वाइस, उसमें कोई मेटल पार्ट तो नहीं अटक गया है, उसको ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। और उसमें हमेशा जहाँ पर भी ग्रीस या लुब्रिकेंट लगाना है वहाँ पर लुब्रिकेंट लगा कर रखना चाहिए। जोड़ों और फिसलने वाले हिस्सों में तेल और चिकनाई का ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात। स्लाइडिंग सेक्शन में तेल लगाने के लिए जबड़ों को पूरी तरीके से खोलें और ग्रीस का परत लगाएं। जैसे जो भी स्लाइडिंग सेक्शन, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये आगे पीछे घूमता है, इसको पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए। ये पूरी निकल जाता है बाहर की तरफ, अगर आप इसको खोलते जाएंगे तो बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकाल के इसमें आप ग्रीस लगा दीजिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो स्लाइडिंग हिस्सा है, ये वाला और ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है, ये बाहर निकल जाता है, और इस पर आप ग्रीस या तेल की परत लगा के दोबारा इसको सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ही स्मूथली चलेगा, अच्छा कार्य करेगा। रस्ट रिमूवल केमिकल का उपयोग करके वाइस पर दिखाई दे तो जंग हटा दें। और कोई जंग लगा हुआ है तो रस्ट को रगड़ के उसमें कोई भी केमिकल का उपयोग करके उस जंग को तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। जब वाइस उपयोग में ना हो तो जबड़ों को हल्का सा गैप कर एक साथ लाएं और हैंडल को लंबवत स्थिति में रखें। मतलब जब भी वाइस अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों जबड़े जो इसके बीच में गैप ना रखें, इसको थोड़ा सा पास लाएं, पूरा ना सटाएं, बस हल्का सा पास लाकर जब 4-5 mm गैप हो बस उसे वहीं पर रोक दें। और जो हैंडल, इसको टेढ़ा ना करके इसको सीधा नीचे की तरफ ऐसे रखना चाहिए, सीधा इस कंडीशन में रखना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। पूरी तरह से कसने के लिए डिवाइस के हैंडल को हथौड़े से मारे, कभी भी इस पे हथौड़े से प्रयोग ना करें। ये केवल हाथ से ही जितना टाइट हो सकता है करना है, हथौड़ा या किसी और चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज ये टूट सकता है। क्योंकि बेंच वाइस का काम है, इसको ये हैंडल जो दिया है हाथ से टाइट करने के लिए दिया हुआ है, किसी हथौड़े या चोट से टाइट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो थ्रेड बनी हुई है वो भी डैमेज हो जाएंगी, इसलिए कभी भी हथौड़े का इस्तेमाल इस पर नहीं करना है। तो यहाँ तक हमने बेंच वाइज तक के बारे में पढ़ लिया है।
ये वीडियो काफ़ी लंबा भी बन चुका है। अब अगली जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या इसको समझने में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।